सो वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। और एक्चुअली कंपनसेटर का ये जो टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम का, इसमें हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि कंपनसेटर क्यों यूज़ करते हैं। देखिए, अभी तक मैं जब आपको टाइम डोमेन एनालिसिस पढ़ा रहा था, तो मैं बार-बार आपसे कह रहा था कि कोई भी सिस्टम का अगर रिस्पॉन्स है, ठीक है? अगर कोई भी सिस्टम का रिस्पॉन्स है, तो उसके 2 इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है? इम्पोर्टेंट पार्ट्स में अगर देखा जाए तो सिस्टम में अगर आप फोकस करोगे तो उसका रिस्पॉन्स अगर देखें हम लोग आउटपुट रिस्पॉन्स, ठीक है, और टाइम के रिस्पेक्ट में, और सपोज करिए एक यूनिट इनपुट है हमारे पास, तो हम ये देख रहे थे कि हम रिस्पॉन्स में बेसिकली क्या इंप्रूव करना चाह रहे थे। हम उसका ट्रांजिएंट, जो ट्रांजिएंट है उसमें उनको रिड्यूस करना चाह रहे थे, और साइमल्टेनियसली हम लोग स्टेडी स्टेट वाले पार्ट को लुक आफ्टर कर रहे थे, ठीक है। तो अगर कोई रिस्पॉन्स हमारा, या कोई प्रोसेस है जिसका रिस्पॉन्स है, या कोई आउटपुट है, उस रिस्पॉन्स में हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस रिस्पॉन्स में ट्रांजिएंट क्या हो? बहुत कम हो, ठीक है। हम क्या चाहेंगे? ओवरशूट क्या हो? बहुत कम हो। और उसके साथ-साथ हम ये चाहेंगे कि जो स्टेडी स्टेट एरर है, वो क्या हो? बहुत कम हो, ठीक? और भी कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। एक्यूरेसी क्या हो उसकी? बहुत अच्छी हो, ठीक है? इसी तरीके से रेज़ोल्यूशन भी क्या हो? अच्छा हो, ठीक है? रेज़ोल्यूशन भी उसका क्या हो? अच्छा हो। और आपको क्या चाहिए? और आप क्या चाहेंगे? और आप ये चाहेंगे कि जो रिस्पॉन्स है, वो क्या हो? कम से कम रिसोर्सेज़ के फॉर्म में, ठीक है, आपको मिले। एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स आप अगर लगा रहे हैं, या डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी अगर आपको ऑप्टिमम वैल्यू नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आपका ओवरऑल जो कंट्रोल सिस्टम आपने बनाया है, जिससे रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, वो प्रॉपर नहीं है। तो किसी भी रिस्पॉन्स को अगर हमको मैनिपुलेट करना है, ठीक है? एज़ पर द नीड ऑफ द यूज़र्स, एज़ पर द नीड ऑफ द यूज़र्स, तो हम ये जो रिस्पॉन्स है वो किस चीज़ का है? वो या तो किसी प्रोसेस का है, ठीक है? या तो किसी प्रोसेस का है, और ये प्रोसेस क्या है? किसी पर्टिकुलर प्लांट का है, या कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कोई हाइड्रोलिक सर्किट है, या कोई मैकेनिकल यूनिट है, ठीक है? तो आपने उसको किसी भी फॉर्म में अरेंज किया, उसका कुछ रिस्पॉन्स है, तो ये जो प्रोसेस है ये किसी पर्टिकुलर प्लांट का है। और ये जो प्लांट है इसमें क्या है, मैंने आपको कई बार बताया, इसमें क्या है, मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, और उनके मल्टीपल कंपोनेंट्स में आपको मालूम होना चाहिए पैरामीटर्स हैं, डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं, ठीक? और इन डिज़ाइन पैरामीटर्स को अगर आप डिज़ाइनिंग करते समय इनको सही से आपने एनालाइज़ करके बनाया है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ट्रांजिएंट कम होना, ओवरशूट कम होना, स्टेडी स्टेट एरर कम होना, ये सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। बट डिपेंड करता है कि यूज़र आपसे क्या डिमांड है उसकी, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है कि आपने जो प्लांट में पैरामीटर्स हैं, जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस हैं, उनमें कहीं कोई कमी रह गई हो, या फिर जो ऑप्टिमम आउटपुट यूज़र चाहता है वो आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, और आपने एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन में चेंज कर रखे हैं ऑलरेडी प्लांट में, उसके बावजूद भी आप ऑप्टिमम रिजल्ट्स पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आपको इस प्लांट में, या तो इस प्लांट को अगर आपने किसी पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में अरेंज कर रखा है, तो आप उस ट्रांसफर फंक्शन में देखेंगे जो उसका गेन है, आप उसको क्या करोगे? कम या ज़्यादा करोगे, और कोशिश करोगे कि ये जो ट्रांजिएंट्स हैं, ये हमारे कम हो जाए, ओवरशूट कम हो जाए। बट अगर गेन के बढ़ाने-घटाने से भी सिस्टम में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, उसका ऑप्टिमम आउटपुट नहीं आ रहा है, तब आप क्या करोगे? इस प्लांट के साथ तब आप क्या करोगे? इस प्लांट के साथ एक एक्सटर्नल कंपोनेंट लगाओगे। और यही एक्सटर्नल कंपोनेंट क्या है, इसी एक्सटर्नल कंपोनेंट को हम लोग कंपनसेटर के फॉर्म में अभी समझेंगे, और देखेंगे कि जब ये प्लांट में लगता है, तब सिस्टम में क्या-क्या चीज़ों में वेरिएशन आता है। ठीक है? आइए समझते हैं। तो सपोज़ करिए, हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमने सपोज़ करिए हमारा एक प्लांट है, ठीक है?
हमारा एक प्लांट है और हमने इसको किससे अज्यूम किया, हमने इसको मॉडलिंग की इसकी और हमने इसको ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में अरेंज किया। एलटीआई सिस्टम है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। हमने इसको ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में अरेंज किया और सपोज करिए ये इसका क्या है इनपुट और यहाँ पे इसका मिल गया आउटपुट। ठीक। अब अगर आउटपुट हमारा एज पर दी नीड नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के फॉर्म में अरेंज करते हैं। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के फॉर्म में अरेंज करते हैं। ठीक। यहाँ पे हमारा इनपुट है और हमने इसको अरेंज किया। इन केस आउटपुट हमारा ऑप्टिमम नहीं है और अगर आउटपुट में कोई ट्रांजिएंट है, ओवरशूट बहुत ज्यादा है, तब आप क्या करोगे, इसको फीडबैक के थ्रू एनालाइज करोगे। ठीक है, क्लोज लूप सिस्टम में इसको कन्वर्ट करोगे और कोशिश करोगे कुछ इस तरीके के एडिशन किए जाएं इसमें, जिसके कारण क्या हो, इसके आउटपुट में क्या हो, वेरिएशन हो और इसके आउटपुट में जो भी आपको ऑप्टिमम वैल्यूज चाहिए वो आपको मिल सके। तो होता क्या है, कई तरीके से आप इसके आउटपुट को मैनिपुलेट कर सकते हो। हो ये सकता है कि आप करो क्या, आप यहाँ पे सपोज करिए एक एक्सटर्नल यूनिट लगा दीजिए। ठीक, एक एक्सटर्नल यूनिट लगा दीजिए। वो भी क्या है, एक तरीके का नेटवर्क है। वो मैकेनिकल नेटवर्क है, आप उसकी मॉडलिंग कर लीजिए ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में। हाइड्रोलिक नेटवर्क है, आप उसकी मॉडलिंग कर लीजिए, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ इक्वेशंस। उसके बाद आप जो ये ऐड कर रहे हैं एक्सटर्नल कंपोनेंट, इसको बोलते हैं कंपनसेटर। ठीक है। अब ये कंपनसेटर की जो लोकेशन है, ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लांट के साथ सीरीज में कनेक्टेड हो। ठीक है, ये प्लांट के साथ सीरीज में कनेक्टेड होगा, तो आप कह सकते हो यहाँ पे आपने क्या किया, सीरीज कंपनसेशन किया। या तो फिर ये प्लांट के साथ क्या हो, पैरेलल में अरेंज हो जाए। ठीक है, या तो ये प्लांट के साथ क्या हो जाए, पैरेलल में अरेंज। तो वो किस तरीके से अरेंज होगा वो भी देख लेते हैं। इस तरीके से हमने लिखा अपना प्लांट और ये इसका आउटपुट। ठीक है, अब हमने क्या किया, पैरेलल में अरेंज कर दिया। हमने कंपनसेटर को क्या कर दिया, पैरेलल में अरेंज कर दिया, जीसी एस के फॉर्म में। ठीक है, तो ये पैरेलल में अरेंज हो गया और यहाँ पे भी हम साइन लगा देते हैं। यहाँ पे हमारा प्लस, ये माइनस, और यहाँ पे हमारे पास एक समिंग ब्लॉक और है, या फिर आप कोई गेन मान सकते हैं, कुछ एक ब्लॉक और लगा हुआ है। ठीक है, इसको मान लेते हैं G1s। चाहे आप लगाइए, चाहे गेन से रिप्रेजेंट कर दीजिए या सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर दीजिए, बस मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको पैरेलल कंपनसेशन के ब्लॉक डायग्राम को दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, एक कंपनसेशन यूनिट और जोड़ दी। ठीक है, और वो कंपनसेशन यूनिट कहाँ जोड़ी आपने, वो कंपनसेशन यूनिट आपने इस तरीके से यहाँ सिस्टम में इनकॉर्पोरेट कर दी। ठीक है, तो अब इस तरीके के कंपनसेशन को क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे पैरेलल कंपनसेशन। ठीक, अब इसी तरीके से सीरीज पैरेलल कंपनसेशन में क्या होगा, दो कंपनसेटर हो जाएंगे, एक कंपनसेटर यहाँ पे और एक कंपनसेटर यहाँ पे। तो आप इस तरीके से सिस्टम में एक एक्सटर्नल एंटिटी को या एक्सटर्नल यूनिट को जोड़कर आप फर्दर प्लांट को ओवरऑल क्या कर रहे हो, प्लांट में जो प्लांट का परफॉर्मेंस है या उसकी आउटपुट आ रहा है, आप उसको चेंज कर रहे हो। ठीक, तो ये तो कनेक्शन टाइप है कि किस तरीके से कंपनसेटर लगा लेते हैं। अब ये जो सीरीज कंपनसेटर है, मैंने अभी आपको बताया, ये सीरीज कंपनसेशन हो रहा है या पैरेलल कंपनसेशन हो रहा है, जिसमें ये जीसी है। ये जीसी क्या है, ये किसी ना किसी तरीके का एक नेटवर्क होगा। या तो ये क्या होगा, कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा, या तो क्या होगा, कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा, या तो कोई मैकेनिकल यूनिट होगी और उस मैकेनिकल यूनिट की मॉडलिंग करेंगे तो आपको ट्रांसफर फंक्शन वहां से मिल जाएगा। या तो अगर कोई हाइड्रोलिक सिस्टम है तो हाइड्रोलिक यूनिट होगी। इसका मतलब क्या है, ये जो कंपनसेटर है ये किसी ना किसी तरीके का एक, कह सकते हैं, एक अलग से यूनिट है और जिसमें कंपोनेंट्स अरेंज हैं, इसमें भी कुछ डिजाइनिंग स्पेसिफिकेशंस हैं। जब आप इस कंपनसेटर को बनाओगे सेट ऑफ इक्वेशन से, तो इस कंपनसेटर का भी ट्रांसफर फंक्शन होगा। ठीक है, और वो ट्रांसफर फंक्शन में क्या होगा, उसका न्यूमरेटर पार्ट होगा, उसका डिनोमिनेटर पार्ट होगा। डिनोमिनेटर पार्ट में आप क्या कह रहे हो, यहाँ पे आपने जीरोस ऐड किए, और न्यूमरेटर पार्ट में आपने जीरोस ऐड किए, और डिनोमिनेटर पार्ट में आपने क्या ऐड किया, पोल ऐड किए। ठीक है, तो कोई भी ट्रांसफर फंक्शन होगा वो नंबर ऑफ जीरोस और पोल के फॉर्म में अरेंज होगा। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, हमें इस कंपनसेटर को एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बना के इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से समझेंगे और यही कंपनसेटर की डिजाइनिंग आप कई तरीके से कर सकते हो, ठीक है? टाइम डोमेन में इस कंपनसेटर को आप रूट लोकस टेक्निक से बना सकते हो। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप इसको बोडे प्लॉट से बना सकते हो, ठीक है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप इसको बोडे प्लॉट से बना सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? जो सीरीज कंपनसेटर अगर देखे जाए तो कई तरीके के सीरीज कंपनसेटर होते हैं, ठीक? ये जो जीसी हम पढ़ रहे हैं, जो हम बनाने जा रहे हैं जीसी, अगर सीरीज कंपनसेशन में है, तो सीरीज कंपनसेशन में ये कई तरीके का हो सकता है, ठीक है? अब ये क्या है इसको देख लेते हैं और कितने तरीके का हो सकता है इसको देख लेते हैं। तो ये तो या फिर ये क्या होगा, लीड कंपनसेटर होगा। ये क्या होगा, लीड कंपनसेटर होगा, या तो ये क्या होगा, लैग कंपनसेटर होगा, ठीक? और क्या हो सकता है, और हो सकता है लैग और लीड दोनों के फॉर्म में, ठीक? और यह क्या हो सकता है, लीड और लैग के फॉर्म में। तो इतनी तरीके से कंपनसेटर हम लोग बना सकते हैं, ठीक? अब मैं लीड कंपनसेटर, लैग लीड कंपनसेटर, लीड लैग कंपनसेटर, ये कॉन्सेप्ट क्या है? तो मैं देखिए रूट लोकस से इसको नहीं समझा रहा हूँ, मैं इसको आपको बॉडी प्लॉट से समझा रहा हूँ और बॉडी प्लॉट इज़ अ फ्रीक्वेंसी डोमेन टेक्निक। तो हम लोग बात करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन की एनालिसिस करते समय मैंने आपको बताया था वी हैव टू लुक आफ्टर द साइनसॉइडल इनपुट। तो अगर हमने सपोज करिए एक साइनसॉइडल इनपुट लिया, लेट अस अज्यूम अ साइनसॉइडल इनपुट दैट इज v इक्वल्स टू vm sin ओमेगा t। ये एक साइनसॉइडल इनपुट है। अब हो क्या सकता है इस साइनसॉइडल इनपुट में अगर आप देखो तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि ये ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाए, या ये क्या हो सकता है ओमेगा टी प्लस फाइव के फॉर्म में आ जाए। तो इसका मतलब है या तो ये लैग नेटवर्क में कनेक्टेड होगा या तो ये क्या होगा लीड नेटवर्क में कनेक्ट होगा, और ये इसका जो आप आउटपुट देख रहे हो या तो ये होगा या तो ये आउटपुट होगा इसका, ठीक है? तो इन दोनों आउटपुट्स में क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर हम ये जो इनपुट है v इक्वल्स टू vm साइन ओमेगा टी अपने प्लांट या प्रोसेस को देते हैं तो उसके आउटपुट में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस हो सकता है, ठीक है? अब किस तरीके से ये जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं बनती हैं और इनमें क्या-क्या कंपोनेंट्स लगते हैं, तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं लीड कंपनसेटर से। मैं आपको समझाऊँगा कि लीड कंपनसेटर क्या है और ये जो एक्स्ट्रा यूनिट है, इसको लगाने से क्या फ़ायदा होता है। देखिए लीड कंपनसेटर लगाने से फ़ायदा तो अभी हमको बाद में समझ में आएगा। सबसे पहले हमें इसको ये देखना है कि इसका नेटवर्क कैसा बनता है, किस तरीके का नेटवर्क है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ये एक एक्स्ट्रा यूनिट है। ये क्या है? एक एक्स्ट्रा यूनिट है। तो इस एक्स्ट्रा यूनिट में एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि जब भी आप किसी यूनिट को डिज़ाइन करते हो, तो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर टोपोलॉजी और you should have a better understanding of the network which you are working on, ठीक? तो मैं आपको देखिए लीड कंपनसेटर बनाना सिखाता हूँ। तो लीड कंपनसेटर में फोकस क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को एक ब्रांच बनानी है जिसमें रेजिस्टेंस, ठीक है? उसके बाद कैपेसिटेंस, ये एक ब्रांच हमको चाहिए, और एक ब्रांच हमको चाहिए रेजिस्टिव ब्रांच। एक ब्रांच हमको चाहिए रेजिस्टिव ब्रांच। तो अब हम इस नेटवर्क को बनाते हैं। ये जो रेजिस्टिव ब्रांच है इसको हम लोग मान लेते हैं R2, और इसी के क्रॉस क्या है, आउटपुट है। इसी के क्रॉस क्या है, आउटपुट। तो हमने आउटपुट को भी लिखा, स्मॉल से लिख लेते हैं, टाइम डोमेन में है, और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं इसको, ये इसका इनपुट, ये क्या हो गया R1 और ये हो गया C। तो ये देखिए इसको बोलते हैं हम लोग लीड कंपनसेटर। इसको क्या बोलते हैं, लीड कंपनसेटर, ध्यान रखिएगा। इसको लीड कंपनसेटर का डायग्राम है। अब हमने क्या बताया आपको, जब हम आपको जीसीएस के फॉर्म में बोल रहे हैं कि आपने क्या किया है, कि सपोज करिए आपका प्लांट क्या था, आपका प्लांट था जीएस, और इस प्लांट में आपने क्या एक जीसीएस जोड़ा। तो इस जीसीएस को जो जोड़ रहे हैं आप, ये है क्या, इसका एक इनपुट होगा और इसका क्या होगा, आउटपुट होगा। अब यहाँ पे इनपुट क्या है, यहाँ पे इनपुट क्या है,
ई आई ऑफ टी, और आउटपुट क्या है यहाँ पे, ई नॉट टी। इसका मतलब जीसीएस को अगर आपको बनाना है तो इसको आप, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन दैट इज basically the Laplace transform of output with respect to the Laplace transform of input। तो हमें जो GCS की वैल्यू चाहिए उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, E आउटपुट S डिवाइडेड बाई E इनपुट S। ये वैल्यू अगर हमको मिल जाएगी तो वही वैल्यू क्या होगी, GCS की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब क्या है, अब हमको यहाँ पे केवीएल इक्वेशंस लगा के ई आउटपुट एस और ई आई एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब होगा क्या, ये जो ई आउटपुट एस और ई आई एस निकालेंगे तो इसका क्या होगा, न्यूमरेटर पार्ट होगा और इसका डिनोमिनेटर पार्ट होगा। और न्यूमरेटर पार्ट में क्या कुछ जीरोस आ सकते हैं और डिनोमिनेटर पार्ट में क्या होंगे, पोल्स आएंगे। उसमें ये देखना है कि जीरोस और पोल्स में किसके कारण ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये हम चेक करेंगे कि क्या लीड नेटवर्क में डोमिनेंट पोल हमको मिलता है या फिर डोमिनेंट जीरो मिलता है। तो इन दोनों चीजों को हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आइए लीड कंपनसेटर को समझते हैं। ये जो एक्स्ट्रा यूनिट हमारी लगाई जा रही है जीएस में के साथ, ये इसमें क्या इसका ट्रांसफर फंक्शन आता है और ये किस तरीके से फेज डिफरेंस प्रोवाइड करता है और कैसे बोडे प्लॉट में ये कंपनसेशन की तरीके से काम करता है और किस तरीके से गेन मार्जिन फेज मार्जिन को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेरिवेशन करेंगे लीड नेटवर्क का। सबसे पहले हम एक छोटा सा डायग्राम इधर बना लेते हैं जिससे कि हम लोग को आइडिया रहे और इसी स्लाइड में हम लोग सारी चीजें एनालाइज कर लें। तो यहाँ पे हमने बनाया R1 और इसको मान लिया C, और यहाँ पे इसको हम लोग मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया R2। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो गया E आउटपुट ऑफ T, इधर यहाँ पे हो गया E इनपुट ऑफ T। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक केवीएल इक्वेशन इनपुट लूप में और फिर इसी तरीके से एक केवीएल इक्वेशन आउटपुट लूप में। तो जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे, सपोज करिए हम केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक, केवीएल हमने अप्लाई किया इनपुट लूप में। ठीक, जब हम केवीएल अप्लाई करते हैं इनपुट लूप में तो हम सपोज कर लेते हैं ये जो लिखा है R1 और C, इसको हम लोग लिख लेते हैं कि Z बेसिकली क्या है, इसको मान लेते हैं Z, और Z है क्या R1 पैरेलल टू 1 अपॉन SC। तो यहाँ Z की वैल्यू अगर हम निकालें तो Z की वैल्यू हमारी आ जाएगी R1 अपॉन 1 प्लस R1 CS। सॉल्व करिएगा तो यही वैल्यू आएगी। ठीक, तो जब हम केवीएल अप्लाई करते हैं इनपुट लूप में तो होगा क्या, इक्वेशन लिखेंगे, एस डोमेन लिखते हैं तो कैपिटल में यूज लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने ई आई ऑफ एस, करंट मान लेते हैं, यहाँ पे एक आई ऑफ एस करंट मान लेंगे तो ये हो जाएगा आई ऑफ एस। ठीक, यहाँ पे आया जेड प्लस R2। ठीक है, ये हमारी हो गई इनपुट लूप की इक्वेशन। अब इसी तरीके से केवीएल जब हम अप्लाई करेंगे, केवीएल जब हम अप्लाई करेंगे आउटपुट लूप में, तब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई आउटपुट ऑफ एस। ठीक है, और आउटपुट में हमारे पास क्या है, अगेन खाली एक ही करंट है आई एस और ये किससे मल्टीप्लाई हो रही, R2 से। अब ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन करने के लिए हम जानते हैं आउटपुट बाई इनपुट लेना है लाप्लास डोमेन में, तो हम लिख सकते हैं R2 डिवाइडेड बाई Z प्लस R2। फर्दर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो फंक्शन है कुछ इस तरीके से आ जाएगा, R2 1 प्लस R1 CS। ठीक, आप ध्यान रखिएगा क्योंकि Z की वैल्यू जब आप रखोगे R1 अपॉन 1 प्लस R1 CS तो ये ब्रैकेट के अंदर जो 1 प्लस R1 CS है ये ऊपर आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये
यहाँ पे आ जाएगा R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज प्लस R1 R2 CS, और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरीके से आपका ट्रांसफर फंक्शन आना चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। ठीक है, अब हम कैसे इसको मॉडिफाई करेंगे, हम क्या करते हैं, हम R1 प्लस R2 को कॉमन ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से लिखा है इसको, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, और उसके बाद ऊपर क्या रह जाएगा, ऊपर रह जाएगा 1 प्लस R1 CS। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमने R1 प्लस R2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 CS और ब्रैकेट क्लोज। अब अजम्पशन क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए हम एक अजम्पशन मान लेते हैं, जो आम तौर पे आप सारी बुक्स में देखोगे। मैं वही अजम्पशन ले रहा हूँ, कुछ अलग से मैं दिमाग नहीं लगाना चाहता हूँ, बस सीधे सीधे मैंने अजम्पशन लिया, मैंने अल्फा एक वैल्यू ले ली और इसको रिप्रेजेंट करा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब जहां जहां आपको ये चीज दिखेगी आप उसको रिप्लेस कर दीजिएगा अल्फा से। और दूसरा पॉइंट हमने एक ले लिया, हमने एक टी वैल्यू ले ली, जो कि क्या है R1C। अब जहां जहां आपको R1C नजर आएगा आप उसको T से रिप्लेस कर दीजिएगा, जिससे ट्रांसफर फंक्शन थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में हमको नजर आए, हम उसमें पोल्स और जीरोस को ध्यान से देख सकें। तो यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन अब जो हो जाएगा, ये आउटपुट SEIS, ये वैल्यू जो हो जाएगी, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अपना ट्रांसफर फंक्शन, अल्फा 1 प्लस TS डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा TS। तब यहाँ पे हमने देखो इस तरीके से लिख लिया है इसको। अब इसमें क्या है, इस तरीके से हमने अरेंजमेंट कर लिया है। ठीक है, अब आपको इसमें से आइडिया लग जा रहा होगा क्वेश्चन में कि इसमें एक जीरो है, जो कि क्या है, अगर आप देखेंगे दैट इज -1/t, और एक पोल है इसमें जो कि क्या है, -1/अल्फा t। अगर हम इसको एस डोमेन में बनाते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर लीड कंपनसेटर में, इस पर्टिकुलर लीड कंपनसेटर में डोमिनेंट पोल का इम्पैक्ट ज्यादा है या डोमिनेंट जीरो का। जब आप स्केच करोगे इसको तो आप मुझे ये बस बताइएगा कि दो वैल्यूज हैं, एक है हमारा -1/t और दूसरा है -1/अल्फा t। और आपको ये मालूम है कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। देखने से ही पता चल रहा है ये वैल्यू लेस देन क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, छोटा है। अब आपके पास जीरो है -1/t पे और पोल है -1/अल्फा t पे। ओरिजिन के पास जो होगा वही हमारा क्या होगा, डोमिनेंट होगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन में या इस पर्टिकुलर टॉपिक में या लीड कंपनसेटर में डोमिनेंट पोल आएगा या डोमिनेंट जीरो आएगा। आइए देखते हैं। देखिए, इसका मतलब क्या है, -1/t, ये तो वैल्यू समझ में आ रही है। -1/अल्फा t में अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक, तो ये लेस देन 1 है, तो इसका मतलब sp की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी ग्रेटर। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर। इसका मतलब जीरो का इम्पैक्ट यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे जीरो का इम्पैक्ट क्या है, ज्यादा। तो अब हम यहाँ प्रोसीड करते हैं और इसमें देखते हैं, इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक, जो कि वैल्यू क्या है, -1/t। और उसके बाद हमारा क्या आएगा, पोल आएगा, दैट इज -1/अल्फा t। इसका मतलब लीड कंपनसेटर हमारा जो भी नेटवर्क है उसमें एक डोमिनेंट जीरो ऐड करता है। ठीक है, उसमें एक डोमिनेंट जीरो ऐड करता है क्योंकि ओरिजिन के पास है। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। एक तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए हमारा। ठीक,
अब अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि अब आपको मुझे ये बताना है कि कितना मैक्सिमम हमारा गेन दे सकता है, या फिर हम कह सकते हो कितना मैक्सिमम फेज एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। गेन तो हमको मालूम है कि गेन हम ऑलरेडी प्लांट का मैनिपुलेट करने के बाद जब हमको ऑप्टिमम वैल्यू नहीं मिल रही है तभी हमने कंपनसेटर लगाया। हम यहाँ पे ये बात करते हैं क्योंकि हम फेज एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप ये बताइए कि ये कितना मैक्सिमम फेज एंगल प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, इसका हमको डेरिवेशन करना है। ठीक, पर इससे पहले हम इसके बोडे प्लॉट को फोकस करेंगे कि बोडे प्लॉट इसका कैसा है। तो देखो, सबसे पहले हम ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं जो हमने अभी ऑब्टेन किया, दैट इज ई आउटपुट एस डिवाइडेड बाय ई इनपुट एस। ट्रांसफर फंक्शन है हमारा बेसिकली, इट इज अल्फा 1 प्लस, एक बार चेक कर लेते हैं, अल्फा 1 प्लस टी एस। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, अल्फा 1 प्लस टी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा टी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा टी एस, ये लिखा। अब इसका बोडे प्लॉट बनाते हैं। बोडे प्लॉट में सबसे पहले हम लोग इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाएंगे और उसी मैग्नीट्यूड प्लॉट के नीचे हम लोग क्या बना लेंगे, इसका फेज प्लॉट बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड प्लॉट बनाते हैं। सपोज करिए इस तरीके से हमने मान लिया कि जो इसकी वाई एक्सिस है, ठीक, ऑर्डिनेट एक्सिस है, यहाँ डेसिबल में गेन है और यहाँ पे कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज रेंज है जो कि क्या है, लॉग ओमेगा के फॉर्म में है। तो सबसे पहली जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है, अगर हम देखेंगे क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जैसा मैंने बॉडी प्लॉट बनाते समय बताया था, हम क्या करते हैं बॉडी प्लॉट बनाते समय, हम इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन को ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म अगर देखा जाए, जो अगर टेबल बनाते हैं तो सबसे पहला जो फर्स्ट टर्म हमारा आएगा इसमें, फर्स्ट टर्म हमको जब भी ढूंढते थे हम आपको बताते थे आपको किस चीज को अप्रोच करना है, k बाई एस की पावर n को। तो आपका यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है दैट इज अल्फा। तो आपको जब अल्फा है तो इसका इनिशियल जो टर्म आएगा वो आएगा 20 लॉग अल्फा। क्या ये कैसा, कौन से टाइप का सिस्टम है, ये टाइप जीरो का सिस्टम है। टाइप जीरो का मतलब इनिशियल जो इसका स्लोप होगा वो क्या होगा, इनिशियल स्लोप जो होगा वो होगा इसका 0 dB। जो टेबल मैंने आपको बताया तो बिल्कुल उसी टेबल से आपको चलना है, ध्यान रखिएगा। इसका इनिशियल स्लोप क्या है, 0 dB, क्योंकि टाइप जीरो सिस्टम है, यहाँ पे कोई भी एस की पावर एन नहीं है। ठीक, और ये जो इनिशियल स्लोप है 0 dB, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे 20 लॉग अल्फा वैल्यू लिखी हमने, 20 लॉग अल्फा, क्योंकि अल्फा छोटा है, अल्फा की वैल्यू छोटी है 1 से, तो डेफिनेटली ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं 20 लॉग अल्फा। और इसका 0 dB स्लोप कब तक रहेगा, जब तक हमारे पास पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ना आ जाए। तो पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपको मालूम ही चल रही है, पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हमारी किसके कारण आ रही है, जीरो के कारण आ रही, WCZ, जो कि क्या है हमारी -1/t है। तो इसका मतलब यहाँ पे पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी -1/t है। जैसे ही जीरो आएगा, जीरो क्या करेगा, 0 dB वाले स्लोप को कन्वर्ट कर देगा +20 dB स्लोप इसको देकर, और स्लोप अचानक क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ से मान लेते हैं हमारी पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/t। उसके बाद से अचानक स्लोप हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। और कब तक इंक्रीज होगा, जब तक हमारी नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ना आ जाए। तो नेक्स्ट कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है हमारी, पोल के कारण आ रही है। ठीक है, और पोल के कारण क्या है, WCP लिख लेते हैं, और ये क्या है, -1/अल्फा t। तो यहाँ पे 1/अल्फा t, तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये वाला जो पोल है ये क्या है, 1/अल्फा t। पोल हमेशा गेन देगा हमको -20 dB पर डिकेड का, ये हमको स्लोप प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये भी डिकेड ही में रहेगा, याद रखिएगा। तो उसके बाद -20 + 20 क्या कर देगा, ओवरऑल स्लोप को 0 कर देगा। तो इसका मतलब यहाँ ऐसे गया, फिर ऐसे आया, और फिर उसके बाद ये क्या हो गया,
0 हो गया। आपको एरो नहीं बनाने, ध्यान रखिए, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, तो ये इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट हो गया, ये इसका क्या हुआ, मैग्नीट्यूड प्लॉट हो गया। ठीक है, 20 लॉग अल्फा है। ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे टर्म निकाला है 20 लॉग अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमारी क्या है, छोटी है 1 से, इसलिए ये हमारा जो नेगेटिव एक्सिस में आ रहा है। अब इसका फेस प्लॉट बनाते हैं। फेस प्लॉट में देखिए फोकस क्या करना है, इसका फेस प्लॉट देखिए कैसा आएगा। सपोज करिए इस तरीके की एक्सिस है, तो अगर आप ध्यान से इसको एनालाइज करोगे, इसका फेस प्लॉट हमको कुछ इस तरीके से मिलेगा। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आएगी ये चेक करना है हमको, मैक्सिमम वैल्यू हमारी कहाँ पे आएगी इसको चेक करना है। तो फेस प्लॉट कुछ इस तरीके से बनना चाहिए, ऐसे उठेगा और ये ऐसे आके हमारा किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आके निकल। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है सिस्टम में ये कितना फेज एंगल प्रोवाइड करेगा, ये कितना फेज एंगल हमको प्रोवाइड करेगा, इसको हमको इवेल्युएट करना है। व्हाट इज द थीटा एंगल। ठीक, अब मैक्सिमम फेज एंगल जब हमको निकालना है तो इसके लिए हमको देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपना ट्रांसफर फंक्शन लिखना है। तो जीसी एस जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन है दैट इज अल्फा 1 प्लस टी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा टी एस। यही तो है, यही तो ट्रांसफर फंक्शन है हमारा, अल्फा 1 प्लस टी एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा टी एस। अब फेज एंगल निकालते समय फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है, एस को हम लोग किससे रिप्लेस कर रहे हैं, जे ओमेगा से। एस को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, जे ओमेगा से। देखिए एस होता क्या है, एस क्या है, हमारा एक प्लेन है जिसमें सिग्मा प्लस जे ओमेगा वैल्यू है, और हमारे पास सिस्टम में जे ओमेगा का मतलब क्या है, सस्टेन्ड ऑसिलेशन है सिस्टम में। सिस्टम में सस्टेन्ड ऑसिलेशन है, एक साइनसोइडल सिग्नल है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, तो सस्टेन्ड ऑसिलेशन के बारे में, इसीलिए हम एस को जे ओमेगा से रिप्लेस करते हैं। अब यहाँ पे फोकस क्या करना है, जी इसका हमको एंगल निकालना है, ये जो कंपनसेटर है, तो जहां जहां हमारे पास एस होगा हम उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, जे ओमेगा से। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ जिससे आप लोग को ऐसे कोई दिक्कत ना हो। तो अल्फा के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट है नहीं, 0/अल्फा। ठीक, फिर उसके बाद प्लस tan इनवर्स, एस को जे ओमेगा से रिप्लेस किया तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स ओमेगा टी। फिर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स अल्फा अल्फा ओमेगा टी। ठीक है, tan इनवर्स अल्फा ओमेगा टी, ये आ गया हमारा। ठीक, अब इसकी वैल्यू अगर देखा जाए तो tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0। ठीक, फिर हमारे पास खाली क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा tan इनवर्स ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स अल्फा ओमेगा टी। ये हमारा क्या हो गया, फेज एंगल। तो हम इस फेज एंगल को मान लेते हैं, हम खाली इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए हम इसको किसी पर्टिकुलर वैल्यू से लिख लेते हैं। हमने सपोज करो हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया थीटा एम से। अब आपका काम क्या है, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या करना होगा, हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, तब हमको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, और उसको हम जब पुट कर देंगे तब हमको पता चल जाएगा कि कितना मैग्नीट्यूड आ रहा है और कितना फेज एंगल आ रहा है। ठीक, तो अब आपका काम क्या है, आप लोग थीटा एम को डिफरेंशिएट करिए। और मेरी जो लैपटॉप की जरा बैटरी वीक हो गई है तो मैं चार्जर कनेक्शन करता हूँ। आई विल जस्ट टेक 1 मिनट और देन आई विल फर्दर एलिब्रेट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ फेज एंगल। तब तक आप लोग कोशिश करिए थीटा एम को फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में करिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस है तो डिफरेंशिएशन का कंसीडरेशन हमको वहीं से लेना है, फ्रीक्वेंसी डोमेन से। तो मुझे बताइए जरा ओमेगा की वैल्यू क्या आ रही है और किस तरीके से आप फेज एंगल निकाल सकते हो, जल्दी से मुझे चेक करके बताएं। और जिन स्टूडेंट्स का आ रहा है फेज एंगल वो लोग कमेंट भी कर सकते हो। बैटरी कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, अब बैटरी भी एक तरीके का आप कह सकते हो कंपनसेटर है। क्यों, क्योंकि अचानक बैटरी वीक हो गई, अब आपके लैपटॉप में सारी चीजें कंपोनेंट सब असेंबल्ड है, इवन दो इट इज नॉट गेटिंग
दी सोर्स अप्लाई, क्योंकि वो वीक हो रही है तो आपने क्या हो गया, एक एक्सटर्नल यूनिट लगा के उसको चार्ज किया, बूस्ट अप किया। ये भी क्या है, कंपनसेटर की तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ आपने चार्जर के थ्रू चीजों को एनालाइज किया, तो ये भी एक तरीके का बूस्ट अप डिवाइस है, क्योंकि एक एक्सटर्नल यूनिट है, आपकी यूनिट से जुड़ती है और फिर उसकी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस को इंप्रूव करती है। सो दिस इज ऑल्सो अ कंपनसेटर, ठीक। सो आई हैव आस्क्ड यू दैट व्हाट इज थीटा एंड हाउ वी विल कैलकुलेट थीटा। तो देखिए, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आप सबको ये आइडिया होना चाहिए कि जब भी हम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो फॉर श्योर हम किसी ना किसी चीज से उसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक बेटर इंसाइट तो मिल ही जाएगी कि डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है और क्यों करा जा रहा है। सिंपल सा है, किसी का भी अगर आ रहा हो तो मुझे थोड़ा सा आइडिया दें, क्योंकि जब भी हम लीड कंपनसेटर पढ़ते हैं तो हमने अभी आपको बताया डोमिनेंट पोल और डोमिनेंट जीरोस ऐड होते हैं, और कौन किसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है वो हमारे लिए काफी क्रूशियल है। चलिए, अब हम इसको आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स अल्फा ओमेगा टी है, ठीक है। tan इनवर्स ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स अल्फा ओमेगा टी। अब हमारा बेसिक पर्पस क्या है, हम थीटा एम की मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको थीटा एम नहीं लिखते हैं, हम इसको क्या लिख देते हैं, हम सीधे सीधे इसको लिखते हैं थीटा और एम, अभी थीटा एम निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इसको डी थीटा बाई डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और ये जीरो आ गया। जैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप इसको लिखिएगा, तो मैं देखिए डायरेक्टली लिखता हूँ जिससे कि आपको जल्दी सॉल्व हो जाए। इसको हमने लिखा 1/t ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/t का होल स्क्वायर माइनस 1/अल्फा टी, और यहाँ पे लिखा है इसको ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक। और इसको जीरो के बराबर इक्वेट किया। सॉल्व वॉल्व सब पूरा कर लेंगे। सॉल्व वॉल्व करने के बाद आपको फाइनल में ये वैल्यू मिलेगी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/अल्फा टी स्क्वायर। और यहाँ से आप ओमेगा एम की वैल्यू कह सकते हो, जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलती है वो मिलती है 1/t अंडर रूट अल्फा। एक तो इस तरीके से ओमेगा एम निकाला। अदरवाइज क्या करिएगा, आप सीधे सीधे क्वेश्चन जब आए तो याद रखिएगा, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज का। तो एक तो आपका डोमिनेंट पोल आया था और एक आया था डोमिनेंट जीरो। डोमिनेंट जीरो आया था 1/t पे और डोमिनेंट पोल आया 1/अल्फा टी पे। आप इसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल लीजिएगा, तब भी आपको ये आंसर मिल जाएगा 1/t अंडर रूट अल्फा। अब ये जो ओमेगा एम आपने निकाल लिया है, ये ओमेगा एम आपने निकाल लिया, आप इस ओमेगा एम को मैग्नीट्यूड वाली इक्वेशन में पुट अप कर दीजिएगा, तो वहां से आपको फर्दर वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप इसको वहां पे भी पुट अप कर सकते हो। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने अभी ओमेगा एम निकाला हुआ है। अगर आप इस ओमेगा एम को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट अप कर दो, इस ओमेगा एम को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट अप कर दो, तब किस तरीके से एक्सप्रेशन आएगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। और एक बहुत जनरलाइज और इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन होता है, जब आपने क्या किया, सपोज करिए अभी हमने क्या बोला, यहाँ पे हमारे पास हमने क्या निकाला, डी थीटा बाई डी ओमेगा को जीरो रखा, हमें क्या मिल गया, ओमेगा एम मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इस ओमेगा एम को थीटा वाली इक्वेशन में रखेंगे और एक साइन थीटा एम का एक्सप्रेशन निकालेंगे, जो कि हमारे एग्जाम में कभी कभी डेरिवेशन में आ जाता है। तो अब हमने क्या किया, ओमेगा एम की वैल्यू निकाली, जो कि ज्योमेट्रिक मीन है दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज का, एक जीरो के कारण आ रही और एक हमारे पोल के कारण आ रही। तो ये क्या है, ओमेगा एम जो वैल्यू आई डिफरेंशिएशन के बाद या फिर ज्योमेट्रिक मीन के बाद, ये आई 1/t अंडर रूट अल्फा। ठीक, आपने क्या किया, इसको इस तरीके से यूज किया। अब हम थीटा वाली इक्वेशन लिखते हैं जो हमने लिखी थी। ये थी tan इनवर्स ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स अल्फा ओमेगा टी। tan दोनों साइड ले लेते हैं, तो ये हो गया tan थीटा, ये हो गया हमारा tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा ओमेगा टी। उसके बाद आप इसको इस तरीके से लिखो जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, कैंसिल ना करो, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसको tan विद इन ब्रैकेट tan इनवर्स ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स अल्फा ओमेगा टी। अब आप क्या करिए, सीधे फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा ओमेगा टी माइनस अल्फा ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 1
प्लस ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई अल्फा ओमेगा टी। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा टी माइनस 1 माइनस अल्फा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर अल्फा। अब आप क्या करिए, ओमेगा को ओमेगा एम से रिप्लेस कर दीजिए और वैल्यू को आप क्या करिए इसमें पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तब आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा tan phi m का। आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा tan phi m का। phi m क्या, वही थीटा m है, और ये मिलेगा आपको 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई अंडर रूट अल्फा, और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाइड बाई 2। एक तो ये चाहे ये डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, और या तो वो आपसे क्या कहेगा जब आपने tan phi निकाला तो उससे आपसे पूछ सकता है sin phi m। तो sin phi m का रिलेशन आता है 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा। तो ये दो डेरिवेशंस पूछ सकता है, इतना मैक्सिमम फेज एंगल आपको वो प्रोवाइड कर सकता है। ठीक, अब आप इसका पोलर प्लॉट भी बना सकते हैं। बॉडी प्लॉट मैंने आपको बता दिया, थीटा m की वैल्यू बता दिया। इसका मतलब क्या है, जो अभी हम पढ़ रहे थे, जो अभी हमने देखा इसका, ये जो वैल्यू आप देख रहे हो, ठीक, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा न फिर से बना के आपको दिखाते हैं बॉडी प्लॉट के थ्रू। तो अभी हमने जब इसका मैग्नीट्यूड प्लॉट और बॉडी प्लॉट बनाया, देखिए कुछ इस तरीके से हमारा इसका, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब लोग। यहाँ पे हमारी ये 0 dB की लाइन है, ये 0 dB की लाइन। उसके बाद यहाँ पे हम फेज एंगल वाली बनाएंगे। हमने बताया था आपको यहाँ पे हमारी वैल्यू आई 20 लॉग अल्फा। ये 0 dB रहेगा क्योंकि टाइप 0 सिस्टम है, और ये कब तक, फिर यहाँ से क्या हुआ, एक 0 आया, और ये हमारी क्या हो गई पहली क्वांटम फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी जेड वाली। फिर ये क्या हो गई ओमेगा, मान लेते हैं ये ओमेगा सी पी वाली हुई, और ये क्या हुई फर्दर हमारी इंक्रीज होगी जब तक हमें नेक्स्ट क्वांटम फ्रीक्वेंसी अगर आती है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं आती है तो हम उसको चेक कर लेते हैं वो वैल्यू क्या है। उसके बाद ये वैल्यू जब तक आएगी या कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस क्या करना है, अगर ओमेगा सी पी यहाँ पे आ गया तो कोई बात नहीं, बट सपोज करो ओमेगा सी पी यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, ओमेगा सीपी सपोज करो यहाँ नहीं आया, लेट अस अज्यूम ओमेगा सीपी यहाँ नहीं आया। तो अगर ओमेगा सीपी सपोज करते हैं, मान लीजिए यहाँ कहीं आया ओमेगा सीपी यहाँ आया, तो ये क्या होगा, देखो फिर से देखो ये कहाँ तक एक्सटेंड होगा, ये यहाँ तक एक्सटेंड होगा, ये स्लोप प्लस 20 dB वाला यहाँ तक। जहां भी ओमेगा सीपी आएगा, यहाँ 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 कहीं भी आया, जहां तक आएगा वहां तक आपको लेके जाना है। उसके बाद फिर इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 dB। ठीक, अब हो क्या रहा है, ये जो जहां पे काट रहा है, जहां पे काट रहा है, इसको बोलते हैं ओमेगा एम, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिसपे आपको मैक्सिमम फेज एंगल मिलेगा। ठीक है, 0 डीबी लाइन को जहां पे आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट काटा, वहां पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी फेज एंगल की। तो इसका फेज एंगल जब बनाएंगे तो आप देखिए ध्यान इस तरीके से बनाइएगा कि यहाँ पे आपको क्या मिले, मैक्सिमम वैल्यू, और उसके बाद क्या हो जाए, स्लोप इसका डिक्रीज हो जाए। तो ये जो वैल्यू रहेगी आपकी, ये क्या है आपकी थीटा एम। अब बिल्कुल सही डायग्राम बना, ठीक है। और ये ज्योमेट्रिक मीन क्या है, दो फ्रीक्वेंसीज का। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक मीन क्या है, दो फ्रीक्वेंसीज का है। एक आपकी क्या है ओमेगा सी जेड, जो कि वैल्यू थी आपकी 1 अपॉन टी, और एक थी हमारी क्या, मान लेते हैं 1 अपॉन अल्फा टी। तो वो क्या है 1 अपॉन अल्फा टी। तो दो क्वांटम फ्रीक्वेंसी, एक 1 अपॉन टी, एक 1 अपॉन अल्फा टी, और ओमेगा एम क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। तो इस तरीके से आपने क्या किया, थीटा एम निकाला। ये मैंने आपको बता दिया 20 लॉग अल्फा कैसे आया है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो इस तरीके से आप लोग मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेज प्लॉट, फेज एंगल की इक्वेशन इस तरीके से बना सकते हो और एक कंपनसेटर को यूज कर सकते हो। अब रही बात लीड कंपनसेशन क्यों यूज करते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके इफेक्ट हैं, तो मैं कुछ ये भी इफेक्ट भी आपको बता देता हूँ जिससे आपको ये कंपनसेटर हमारा वाइंड अप हो जाए। देखिए, जो ये लीड कंपनसेटर है, सबसे पहली बात इसने क्या किया, ऐड किया सबसे पहले एक जीरो, उसके बाद क्या हुआ, या फिर आप कह सकते हो जीरो ना बोल के डोमिनेंट जीरो बोलेंगे तो ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा आपका। तो आप क्या किया, लीड कंपनसेशन ने क्या किया, एड एड्स दी डोमिनेंट
डोमिनेंट, जीरो एंड पोल। एक तो इसका एडवांटेज ये हो गया, ठीक है। इससे होगा क्या, जब ये डोमिनेंट जीरो और डोमिनेंट पोल ऐड करेंगे तो इससे क्या होगा, डैम्पिंग सिस्टम की क्या होगी, तेजी से होगी, मतलब डैम्पिंग इसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और सिस्टम में ट्रांजिएंट में ओवरशूट आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो जब डैम्पिंग इंक्रीज होती है तो मैक्सिमम पीक ओवरशूट क्या होता है, घटता है। मैक्सिमम पीक ओवरशूट घटेगा तो ये मान के चलिए जो राइज टाइम होगा, राइज टाइम भी क्या होगा, घटेगा। सेटलिंग टाइम भी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। और इससे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स भी इम्प्रूव होगा, इससे ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्या होगा, इम्प्रूव होगा, ठीक। ये चीज, ये इतने पॉइंट्स सीखे हमने। उसके बाद ये क्या करता है, थीटा एम आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये मतलब क्या है, सिस्टम में फेज मार्जिन इम्प्रूव कर रहा है। ये फेज मार्जिन को क्या कर रहा है, इम्प्रूव करता है लीड कंपनसेटर। उसके साथ साथ और डिटेल में कहीं पूछ सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्टेडी स्टेट एरर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। स्टेडी स्टेट एरर डज नॉट गेट गेट अफेक्टेड। तो याद रखिएगा, स्टेडी स्टेट एरर डज नॉट गेट अफेक्टेड। थोड़ी टाइम की शॉर्ट कमिंग है क्योंकि कुछ लिमिटेशन है जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो स्टेडी स्टेट एरर डज नॉट गेट अफेक्टेड, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, जो लीड कंपनसेटर है ट्रांजिएंट रिस्पांस को इम्प्रूव करता है, बट स्टेडी स्टेट एरर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। और भी कोई अगर डिटेल पूछ ले तो याद रखिएगा, इससे बैंडविड्थ भी इंक्रीज हो जाती है, लीड कंपनसेटर से बैंडविड्थ भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक। तो इतने एडवांटेजेस हैं, इतने एडवांटेजेस हैं लीड कंपनसेशन के। और लीड कंपनसेशन के हमारे कुछ लिमिटेशन भी हैं। जैसे लिमिटेशन का कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ पे क्या है, जब आप लीड कंपनसेशन में अगर ये चाहो कि हम एडिशनल गेन हमको मिल जाए, तो वहां पे आपको एक थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि जो जब भी आप गेन की रिक्वायरमेंट बढ़ाने की कोशिश करोगे तो इसका मतलब है क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने ज्यादा किए, स्पेस ज्यादा होगा, वेट आपका ज्यादा हो सकता है, कॉस्ट भी आपकी ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन ये आ जाएगा। और दूसरी चीज, हायर बैंडविड्थ का करोगे क्या, ठीक है। हायर बैंडविड्थ अगर आपको मिल भी जाएगी, आपके पास यूजर्स कम है, तो हायर बैंडविड्थ का करोगे क्या। तो यहाँ पे बैंडविड्थ भी बहुत ज्यादा होना डिजायरेबल नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करके और उसको यूटिलाइज ना कर पाना, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज। क्योंकि अगर आपने बैंडविड्थ बढ़ाई तो ये पता मान के चलिए इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, नॉइज एंटर हो सकती है सिस्टम में, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें प्रॉब्लम बैंडविड्थ के साथ हो सकती है। और क्या चीजें हो सकती हैं, अच्छा, जब कंपनसेटेड सिस्टम आपने बना लिया, प्लांट के साथ लगा लिया, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, ओवरशूट तो आपने घटा दिया बट अंडरशूट बढ़ गया। तो अंडरशूट का भी इशू आप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आपने क्या, आप पोल और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आपने इंप्रूव कर लिया, आपने ओवरशूट बढ़ा दिया, ओवरशूट आपने घटा दिया। तो जब आपने ओवरशूट घटाया तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि इनर्शिया तो होगा ही ना मशीन में। तो अब जैसे क्या होगा, इनर्शिया किसी भी चीज के आप बोल सकते हैं, तो इनर्शिया होगा तो सीधी सी बात है, आपने ओवरशूट को घटाया तो अंडरशूट बढ़ सकता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। और मैक्सिमम लीड एंगल देखने में आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए, वो आपको मान के चलिए 60 डिग्री के आसपास आपको मिल सकता है एक लीड नेटवर्क से। बट अगर आप सपोज करिए, कोई अगर आपसे कहे 70 डिग्री से 90 डिग्री लीड एंगल प्रोवाइड करना है, तो उससे कह दीजिए कि हमको दो लीड नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, GC1 GC2। तो 70 से 90 डिग्री का अगर आपको फेज एंगल चाहिए तो दो लीड नेटवर्क लगाइए, 60 डिग्री का फेज एंगल चाहिए मैक्सिमम, तो आप एक ही लीड नेटवर्क या सिंगल स्टेज जो लीड नेटवर्क का भी हमने देखा उसको लगा के आप उसको ऑब्टेन कर सकते हो। तो इस तरीके से हमको ये चीज समझ में आई कि हम कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को आगे पीछे करके, 0 dB वाली लाइन को आगे पीछे करके, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को या फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को आगे पीछे करके चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। कोई भी सिस्टम स्टेबल उतना ज्यादा होगा जिसमें आपकी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी छोटी होगी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से, और गेन मार्जिन और फेज मार्जिन उसमें आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। तो ऐसे सिस्टम में ऑप्टिमम वैल्यूज को ऑब्टेन करके, पोल जीरो की शिफ्टिंग करके, कॉर्नर फ्रीक्वेंसीज को शिफ्ट करके हम चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। और जो भी परफॉर्मेंस पैरामीटर्स हैं, परफॉर्मेंस
और एक्यूरेसी को लुक आफ्टर करते हैं, उन सब चीज़ों को हम अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, एक अलग यूनिट लगा के। ठीक है? और अगर थोड़ा-सा टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल ले लेंगे बॉडी प्लॉट या सेमी लॉग पेपर के थ्रू और उससे आपको समझाएँगे कि किस तरीके से चीज़ों को आप एनालाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।